ईयर पेपर का एनालिसिस। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2020 का है। इसमें हम लेवल 1 यानी पीआरटी वाला सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो पार्ट है ये आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वही यहाँ से स्टार्ट है अपना रीजनिंग और मैथ्स और हरियाणा जीके वाला सेक्शन। देखिए क्या निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ ये जो नंबर है आपका, इसमें आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी इसको क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आएगा उसमें पहले 69 ऐड कीजिए, ठीक है, वो कंप्लीट नंबर बनेगा। और फिर उसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पर भाई, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो कीजिए पहले, तो इसको कर लेते हैं, ये 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 1 हो गया 10 और 67 67 और जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा देख लो भाई, 9 और 7 16 और ये कितना हो जाएगा 14 और 1 15 1 1 1156 1156 डिवाइड बाई क्या होगा भाई 121। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अब 121 का तो हो जाएगा 11 और इस नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 34 की यानी 34 गुना 34 करोगे आप, तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1156, ठीक है। तो इसका आप जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे यही बन जाएगा ये, ठीक है। ये मैंने करके यहाँ दिखा दिया है, 1156 आ गया। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, ये 34 डिवाइड बाई 11। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको हमें डिवाइड करना है। ये नंबर देखिए क्या है हमारे पास, यानी कि ये जो कंप्लीट फैक्टर दे रखा है 44 इंटू में ये, ठीक है। इसका क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। तो हम या तो फैक्टर बना के कर सकते हैं या कॉमन बना के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो भाई 44 x की पावर 4 माइनस 5x की 3 और ये क्या है 24x स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है किससे, 11x x माइनस 8। तो यहाँ पर देखो क्या है 11x है ना। अब x ऊपर से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एक x की पावर में यहाँ से कॉमन ले ली मैंने वो अंदर वाले फैक्टर से। तो यहाँ एक कम हो जाएगी हर जगह, यहाँ 3 था तो 2 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पावर बच जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये x तो आपका होगा कैंसिल, 11 से इसको काट दो, 11 चौके 44, जो बचता है उसको लिख दीजिए। क्या बचेगा यहाँ पर आपका, बच जाएगा 4 और ये बच जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 24x और डिवाइड में क्या है हमारा x माइनस 8, ठीक है। फर्दर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक और x हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 24 डिवाइड बाई क्या है x माइनस 8। अब आप इसका फैक्टर कर लीजिए भाई, कैसे करेंगे फैक्टर, 24 है, 24 का क्या हो जाएगा, हम 8 गुना में 3 करके 24 को लिख सकते हैं। अब इस अंदर वाले टर्म का हम फैक्टर करेंगे तो जैसे हम 10th क्लास में करते थे सेम वे में करेंगे। 8th 9th से ही स्टार्ट हो जाते हैं फैक्टराइजेशन आपके, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये 8वीं 9वीं से शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही हमें इसको करना है। तो ये 4x एज इट इज रहेगा। इस अंदर वाली टर्म का हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 5x को भैया आप ऐसे लिख लो, माइनस का 8x प्लस का क्या हो जाएगा 3x, तो माइनस का 5x आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, ये 24 एज इट इज ये वाला भी, ठीक है। और डिवाइड में क्या है x माइनस 8। अब यहाँ से इन दोनों टर्म से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा भाई, x जैसे ही कॉमन लोगे आप तो x माइनस 8, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे भाई 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा अगेन x माइनस 8 डिवाइड में क्या है हमारा x माइनस 8। आगे करेंगे, आगे देखिए x माइनस 8 अगेन कॉमन, क्या बच गया हमारे पास x प्लस 3 और बाहर क्या है हमारा 4x डिवाइड में क्या है x माइनस 8। अब ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया वो लिख दो भाई, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर बच गया 4x और इंटू में x प्लस 3, ये नंबर बच गया। यानी कि ये इसका क्या हो गया भाई, फाइनल आंसर हो गया हमारा, यानी कि हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है।
तो क्या आंसर है 4x इंटू में क्या है हमारा x +3 है या -3, आप खुद चेक कर लीजिए भाई। यहाँ पर क्या है हमारा +3, ठीक है 4x इंटू x +3। अब कौन सा है भाई 4x x +3, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमने इसका सिंप्लीफिकेशन करके देख लिया। चलिए आगे करते हैं अब। आगे क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भाई, इधर करते हैं ये वाला क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं पहले। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो इफ 11 मीटर क्लॉथ इज परचेज ₹4 यानी कि 11 मीटर कपड़े को 100 रुपए की दर से क्या किया गया, खरीदा गया, परचेज किया गया। एंड आगे क्या बोला है, एंड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 मीटर ₹110 और 110 रुपए की दर से यानी कि उसको बेचा गया। देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो आपको भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी, यानी कि थोड़ा छोटा मेथड बताऊंगी आपको, ताकि एग्जाम में आपको यहाँ पर कम टाइम लगे, ठीक है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था तो यहाँ पर तो भाई इसको आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक वाली बात ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप यानी कि कॉमन स्टार्टिंग में एक स्केयर को कॉमन लेके भी थोड़ा सा यानी कि एक स्टेप कम होगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी करना ऐसे ही है सॉल्यूशन इसका तो, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 11 मीटर कपड़ा कितने रुपए में खरीदा भाई, 100 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर यानी कि वो लिख लो आप, आर्टिकल है या फिर जो भी हम चीज यहाँ परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल लिख लिया। अभी कितना मीटर आर्टिकल है, ये आपका क्लॉथ है, ये 11 मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो भाई 11 मीटर, यानी कि हमने आर्टिकल कितना लिया है, 11 मीटर कपड़ा लिया है और कितने रुपए में खरीदा है भाई, 100 रुपए के हिसाब से, तो इधर रुपीज लिख लो, ठीक है। अब बेचा किस हिसाब से है, 10 मीटर 110 के हिसाब से बेचा है, ठीक है। यानी कि कपड़ा है ना 10 मीटर बेचा है, खरीदा 11 मीटर था 100 रुपए में, और 10 मीटर कपड़ा 110 रुपए में इसने बेचा है। तो यानी कि सीधा दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, फायदा हो रहा है ना। कितने का होगा प्रॉफिट वो निकालेंगे। अब ये आर्टिकल है यानी कि इसको हम सेम बना लेते हैं, ये 11 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम करने के लिए इसको तो कर देते हैं भाई 10 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसको कर देते हैं 11 से गुना, तो ये भी कितना हो गया 110 हो गया। अब यहाँ पर आपने 10 से गुना किया है ना, यहाँ पर आपने 10 से गुना किया है, तो इधर भी करो भाई 10 से गुना, ठीक है। तो इधर भी कर दो भाई 10 से गुना, पहले ही सिंप्लीफिकेशन कर दो, 0 से 0 दोनों को हटा देते हैं, बाद में भी कर सकते हैं पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 से गुना करा, यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर 11 से गुना करा है, यहाँ पर भी 11 से गुना कर दो। ये कितना हो गया 10 गुना 10 भाई, ये 100 हो गया। ये 11 गुना 11 कितना हो गया, ये 121 हो गया। देखो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना है भाई 121 है। तो कितना हो गया, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। खरीदा 100 में, बेचे 121 में, यानी कि कितना हो गया 21 का होगा, ठीक है। 21% ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21% क्या होगा उसको फायदा होगा, ठीक है। 21% क्या होगा भाई उसको फायदा होगा। या फिर हमें ये ऐसे भी पता है कि 121 में 100 घटाएंगे तो 21 होगा, है ना। प्रॉफिट कितने का होगा 21 पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं गुना में 100 करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपका 21। यानी कि लाभ और हानि प्रतिशत आपका, प्रॉफिट और गेन परसेंट कह लो या लॉस परसेंट कह लो, हमेशा किस पे होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट भी हम यहाँ से इनका डिफरेंस जो आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कीजिएगा, आर्टिकल जो भी दे रखा है यानी जो भी क्वांटिटी दे रखा है, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, क्लॉथ जो भी दे रखा है, उसको आप सेम बना लिया करो और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। या फिर एक और मेथड है, उसको आपको 1 मीटर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ये 11 मीटर कपड़ा दे रखा है तो आप 1 मीटर का निकालो भाई,
1 मीटर कितने का आया 100 अपॉन में 11, और 1 मीटर बेचा कितने में, फिर वो हो जाएगा 110 अपॉन में 10। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइड बाय ये टर्म, इनटू में 100 करो, बात एक ही है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा सही पड़ेगा, 1 मीटर के हिसाब से भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट टर्म बतानी है, यानी कि निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, नेक्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। और क्या दे रखा है टर्म हमारे पास है 1 है, 4 है, 10 है, 22 है, आगे है 46। अगली टर्म बतानी है, क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहले डिफरेंस देखो, 1 से नंबर हो गया 4, 3 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर कितने का हो गया 6 का, यहाँ पर 12 का हो गया, यहाँ पर देखो आप 46 से 22, 24 का डिफरेंस हो गया। तो आगे आपको पता चल जाएगा क्या नंबर आएगा, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, 3 से हो गया 6, 6 से 12, 12 से 24, यानी कि नंबर्स का क्या हो रहा है 2 टाइम हो रहा है, मल्टीपल है नंबर, है ना, 2 टाइम है। 3 से हो गया 6, है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अगला आएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर आएगा 48। तो यहाँ ये देखो ऐड होके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी ये 48 इसमें 46 में जुड़ जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारा, ये 4 4 8 और 1 9, यानी कि कितना आ गया भाई 94, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। और ऊपर वाले जो सवाल था हमारा उसका 21% आंसर आएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो डिफरेंस से हम चेक कर लेंगे अगली टर्म क्या आएगी। तो यहाँ से हमें डिफरेंस से हमें पता चल गया अगली टर्म क्या आएगी भाई, 48 जोड़ देंगे 46 में, तो ये हमारा अगला नंबर 94 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है what total amount is to paid on a sum of rupees 12,000 for 1/2 years at 10% per annum compounded half yearly। तो क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल अमाउंट बतानी है 1.5 साल के लिए, यानी कि 1/2 ईयर्स के लिए आपको टोटल अमाउंट बतानी है, यानी कि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कुल धनराशि कितनी आएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल में, और चक्रवर्ती ब्याज की जो गणना है ना कैसे करनी है भाई, अर्धवार्षिक करनी है, यानी कि हाफ ईयरली करनी है। तो जब भी हाफ ईयरली की बात आ जाए ना, चक्रवर्ती ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, क्वार्टरली हो तो अलग केस होता है, और हाफ ईयरली और हमारे पास एनुअली दे रखा है तो कोई चेंजमेंट करना ही नहीं है। ठीक है, हाफ ईयरली दे रखा है तब थोड़ा चेंजमेंट करना है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस हिसाब से निकालना है भाई, हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है। हाफ ईयरली में क्या करेंगे, जो हमारा रेट है ना वो तो हो जाएगा आधा, यानी जो भी दे रखा है, अब यहाँ पर 10% है तो हमारा रेट तो हो जाएगा आधा, यानी 2 से भाग दे देंगे, रेट तो हो जाएगा हमारा 5%। और जो भी हमारा समय यानी कि टाइम दे रखा है वो क्या हो जाएगा डबल,
अब यहाँ पर 1/2 दे रखा है, यानी कि 1.5 साल दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 3/2। अब टाइम को क्या कर देंगे डबल, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा समय, 3 साल लेना है हमें। अब इसको सोल्व कर दो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाकर, यानी चक्रवर्ती मिश्र धन का ये जो फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि A इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर T। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो P क्या है हमारा प्रिंसिपल, यानी मूलधन कितना है हमारा 12,000 रुपए के हिसाब से, 12,000 रुपए के हिसाब से हमें यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार 1.5 साल के लिए राशि निकालनी है, यानी कि कुल मिश्र धन निकालना है। तो 12,000 हो गया, 1 प्लस, अब रेट कितना लेना है आपको 5% लेना है, 5/100। समय कितना लेना है भैया हमें 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, जो भी हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 21/20 और 3 है ना, तो 3 पावर हो गई, यानी कि 3 बार इसकी मल्टीप्लाई कर दो। और ये 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 तिये 6। अब इनकी सोल्व कर लो, 21 गुना में 21 गुना में 21 करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डिवाइड बाई क्या है हमारा, ये 2 बच गया। अब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन कर लो, जो भी होगा हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मैं अभी बता देती हूँ आपको, कैलकुलेशन करना है आपको। अब यहाँ पर आप इन दोनों की कैलकुलेशन कर लो, 21 इंटू 21 करोगे 4, 4 1 होगा, इंटू में 21 इंटू में 3, डिवाइड बाई 2 करोगे, सभी फैक्टर्स को यानी कि सभी सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा ना, तो आपको ध्यान रखना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो रेट को हाफ कीजिएगा और टाइम को डबल कीजिएगा। क्वार्टरली दे रखा है आपको भाई, क्वार्टरली दे रखा है ना आपको, तो क्या करना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है, हाफ ईयरली दे रखा है, तो मैंने बता दिया है, रेट को हाफ करना है, टाइम को डबल करना है। क्वार्टरली दे रखा है आपको, तो रेट को 4 से भाग दीजिएगा, टाइम को 4 से गुना कीजिएगा, और फिर जो हमारा रेट और टाइम बनेगा जो नया, वही हमें अमाउंट वाले फॉर्मूले में यूज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, देखो भाई, इन ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर भाई कितने पिलर्स हैं, 24 पिलर्स हैं, 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर। हर एक पिलर की जो रेडियस है, मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है, उसमें कितने ये पिलर हैं भाई, ये ऐसे पिलर हैं ये। ठीक है, और उसकी रेडियस और हाइट दे रखी है, हाइट है 4 मीटर और रेडियस है भाई 28 सेंटीमीटर। निकालना है हमें, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हमें ये 24 पिलर्स को क्या करना है, पेंट करना है, तो बताना है कि टोटल जो कॉस्ट है पेंटिंग की वो कितनी होगी, यानी खर्चा कितने रुपए का आएगा। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि हमें इनके चारों तरफ ही कवर्ड सरफेस एरिया के हिसाब से ही हमें इनको क्या करना है, पेंट करना है। तो कीजिए इस सवाल को, तो कवर्ड सरफेस एरिया का आपको यहाँ पर भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है कवर्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सिलेंडर है हमारा, यानी कि उसका कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr/h। ठीक है, अब कितने पिलर्स हैं, ये 24 है, गुना में 24 कर दो। ठीक है, अब एक पिलर ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, 24 पिलर्स का ये एरिया आ जाएगा, यानी कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये 24 पिलर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा,
और 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं भाई? 25 रुपए लग रहे हैं। और यहाँ पर जो भी मीटर स्क्वायर आएगा उसको 25 से और गुना कर देंगे, आंसर हमारा बन जाएगा। तो करते हैं शुरू। तो 2 गुना में पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। अब सभी ये जो है ना रेडियस और हाइट, इनको आप मीटर में ही चेंज करो। 28 सेंटीमीटर है, मैंने मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दे दिया है। ठीक है, हाइट है 4 मीटर, ये तो सही है हमारी, और गुना में 24 पिलर है। ये तो एक पिलर का कवर्ड सरफेस है 2πr(h). पिलर कितने हैं भाई? 24 है। सभी को क्या करना है? पेंट करना है, यानी पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, गुना करके कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, करते हैं। देखिए 7 से इसको काट लीजिए, 7 चौके 28 हो गया, और इसको भी कैलकुलेट करके निकाल लो भाई, क्या आ जाएगा हमारा? ये 22 दूनी कितना हो गया? ये 44 गुना में 4 और गुना में 24 अपोन में 100। ठीक है, अब मैं 100 से ये कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही। ये हमारा आ गया 24 पिलर्स का क्या आ गया हमारा? ये कवर्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं भाई? 25। और इतने मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? गुना में 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई बाई हमारा 25 हो गया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपए लग रहे हैं, तो कितने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? गुना में 25 कर देंगे। ठीक है, सभी को सोल्व करने की बजाय, यानी कि सभी को गुना करवाने की बजाय यहाँ पर यहीं पर हम 25 से कर लेंगे, क्योंकि 25 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले सोल्व नहीं किया, बाद में किया। अब देखो 25 एक हम 25, 25 चौके 100, 4 से ये कट गया। 24 की और 44 की गुणा कर लो भाई, 24 की और 44 की गुणा करोगे तो आप ये 4 चौके 16 और 1 17, ये कितना हो गया? 8 और ये 9, 2 चौके 8 और 1 9, 6 हो गया, 8 और 7 15, 9 और 1 हो गया 10, 1000। कुछ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, अभी चेक करते हैं इसको। देखो ये 24 पिलर थे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तो हमारी यहाँ तक तो ठीक है। 2πr(h), 2 पाई की वैल्यू रख दी r। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। रेडियस भी 4 मीटर है, और इसको भी ठीक कर दिया हमने। 7 चौके 28, 4 चौके, कुछ नंबर हमारा मिस हो गया यहाँ पर। 22 दूनी 44, 4 चौके भाई यहाँ पर, हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है भाई, ये 16 आएगा भाई। इन दोनों की तो हमने यहाँ कर दी है। ठीक है, ये वाला 4 और ये वाला 4 और ये 24, तो ये रहा, यहाँ पर भाई 16 आएगा। यहाँ 16 करो भाई। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से इसकी 4 चौके 16, एक 4 से और गुना करवानी, 1056 की 4 से और गुना करवा लो, जो भी हमारा होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। 6 चौके 24, 5 चौके 20, 20 और 2 22, ये आंसर आ जाएगा। इतने रुपीज आ जाएगा, 4224 रुपए। ये आंसर आ जाएगा 4224 रुपए। तो सिलेंडर का हमें कवर्ड सरफेस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सभी का यानी कि 24 पिलर्स का यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और एक का यहाँ पर रेट दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए लग रहे हैं भाई? 25 रुपए लग रहे हैं। और सभी के लिए क्या कर दिया हमने? बस मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। देखो कितने हैं ये जो कैंडिडेट है यहाँ पर, कितने हैं देखो। अमंग मनीष, रोहन, विकास एंड नवीन। देखो मनीष, रोहन, विकास और नवीन, इनमें से मनीष इज ओल्डर देन रोहन। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा भाई है मनीष। अब क्या कह रहा है
कि मनीष इज ओल्डर देन रोहन। मनीष है और रोहन से क्या है भाई, बड़ा है। तो मनीष है रोहन से बड़ा है, तो मनीष ऊपर हो गया, रोहन नीचे हो गया। ठीक है, मनीष रोहन से बड़ा हो गया। अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे कि विकास इज यंगर देन नवीन एंड रोहन। विकास है ना नवीन से और रोहन से क्या है, यंगर है, छोटा है। तो कहीं ना कहीं विकास नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले हम ये साइड में लिख लेते हैं, ये विकास है, विकास है वो क्या है, यंगर है, छोटा है नवीन से और रोहन से। ठीक है, तो नवीन से और रोहन से क्या है, विकास छोटा है। तो ये हो गया नवीन और ये हो गया रोहन। ठीक है, विकास इनसे क्या है, छोटा है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, मनीष इज ओल्डर देन नवीन। मनीष है ना वो किससे बड़ा है भाई, नवीन से बड़ा है। तो इसका मतलब मनीष को ऊपर लिख देंगे भाई, यहाँ लिख देते हैं मनीष को। ठीक है, अब मनीष है वो किससे बड़ा हो गया, मनीष इज ओल्डर देन नवीन। तो मनीष है नवीन से भी बड़ा हो गया। ठीक है, और पहली लाइन क्या लिखी थी, मनीष इज ओल्डर देन रोहन। मनीष है रोहन से भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब क्या सवाल में पूछ रहा है, हु अमंग देम इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है भाई। तो सबसे छोटा कौन है, दिखाई दे रहा है हमें, कौन है भाई, विकास सबसे छोटा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटा हमने बना लिया है, कौन हो गया भाई, विकास सबसे छोटा हो गया। ठीक है, जो भी कंडीशन दे रखी थी उस हिसाब से हम यहाँ पर करते गए और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन वर्ड इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लिखना है। तो देखो पहले पे बुक दे रखा है, दूसरे नंबर पे टिम्बर, थर्ड पे है जंगल, फोर्थ पे है पेपर और फिफ्थ पे है हमारा पल्प। तो सबसे पहले तो भाई जंगल होगा, यानी कि जंगल में जाएंगे। ठीक है, जंगल से लकड़ियां लाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 3। अब 3 इन तीनों में है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, फिर जंगल से क्या होगा भाई, टिम्बर यानी लकड़ी लेके आएंगे। ठीक है, तो जंगल फिर होगा हमारा लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 2 देखो इन दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, फिर लकड़ी से क्या निकालेंगे, पल्प, है ना, लुगदी, ये होगा। तो जंगल पहले होगा 3, फिर 3 के बाद आएगा 2, यानी कि जंगल, टिम्बर, फिर होगा हमारा पल्प, पल्प से क्या होगा, पेपर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हो गया पेपर और फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, बुक आ जाएगा। सॉरी, ये फर्स्ट वाला ये जो क्या है हमारा बुक हो जाएगा। तो ये करेक्ट इसका मीनिंगफुल ऑर्डर रहेगा 3 2 5 4 1। देख लो क्या है 3 2 5 4 1। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण अनुक्रम में इसको हमें अरेंज करना था, व्यवस्थित करना था। मीनिंगफुल में हम इस ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, पहले जंगल होगा, टिम्बर आएगा, फिर हमारा क्या होगा, पल्प, फिर उसके बाद क्या आएगा, पेपर, देन हमारा क्या होगा, बुक। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 69। क्वेश्चन नंबर 69 है ये हमारा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है भाई। तो ये क्या है हमारा, देखो पॉइंटिंग टू ए मैन, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली। तो देखो क्या है, ये ब्लड रिलेशन वाला सवाल है हमारा। ए वुमेन सेड, एक वुमेन ने कहा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो पहले हम जो भी सवाल में कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। किसने कहा भाई, वुमेन ने कहा है, किसके बारे में, मैन के बारे में, यानी कि पॉइंट कर रही है किसी मैन को वो। ठीक है, तो यहाँ पर बना लो भाई, ये हो गई वुमेन हो गई, यानी कि ठीक है, ये वुमेन हो गई भाई हमारी। ठीक है, वुमेन कह रही है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। भाई ये महिला है, महिला की ये क्या हो गई, माता हो गई। ठीक है, ठीक है, ये महिला की क्या हो गई, माता हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, हिज मदर, इसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो भाई देखो इधर पढ़ लेते हैं, एक महिला, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली कि इसकी माता यानी कि पुरुष की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो ये वुमेन कह रही है कि मेरी माता
भाई ये वुमेन हो गई यानी कि महिला हो गई, महिला की माता ये हो गई। अब इसकी इकलौती पुत्री ये खुद हो गई स्वयं, ठीक है। अब ये कह रही है कि खुद के बारे में बातें कर रही है, और आगे यहाँ पर कह रही है कि वुमेन के बारे में और कह रही है कि हिज मदर, हिज मदर यानी कि ये वुमेन हो गई, ये वुमेन तो है ही, तो ये इसका क्या होगा भाई, ये अपने सन के बारे में बात कर रही है, यानी कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो पर्सन है, ये इसका क्या है, सन है। यहाँ पर ये कह रही है कि इसकी माता यानी कि ये पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है, इस पुरुष के बारे में कह रही है कि इसकी माता मेरी माता की इकलौती क्या है, पुत्री है। तो ये खुद के बारे में बात कर रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, ये जो वुमेन है इस मैन से कैसे रिलेट कर रही है। तो ये खुद इसकी क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी, है ना। ये खुद के बेटे के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मदर, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ऐसे हम इसको थोड़ा सा लिख कर भी बना सकते हैं, अदरवाइज इसकी रीजनिंग पर थोड़ी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से पकड़ है, तो वो तो इसको जल्दी ही कुछ सेकंड्स में ही सोल्व कर सकता है। 69 का हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये पुरुष है, इसके बारे में बात कर रही है कि इसकी माता यानी कि सन, ये जो है पुरुष, इसकी माता यानी कि ये, ठीक है, मेरी माता की इकलौती पुत्री खुद है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो क्लियर हो गया होगा आपका। ये क्या कहलाएगी यहाँ पर, ये माँ कहलाएगी, यानी कि मदर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखो भाई, फाइंड ए नंबर, वो नंबर निकालना है हमें। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। तो नंबर हम वो संख्या हम x मान लेते हैं, इस नंबर का, इस संख्या का क्या करना है, 1/4 कर दिया है, 1/4। अब क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। तो 7 से 3 अधिक कितना होगा भाई, 10 होगा, ठीक है। तो 7 से 3 अधिक कितना हो गया, 10 हो गया, 10 चौक कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। वो संख्या क्या होगी, 40 हो जाएगी, ठीक है, जिसका 1/4 3 से 7 अधिक है, ठीक है ना। तो 3 से 7 अधिक, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। नंबर का क्या ले लिया हमने, 1/4 यानी 4 से भाग दे दिया। अब वो क्या करना है हमें, 3 से 7 अधिक 10 ले लिया है, 10 चौक कितना हो गया, 40 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया, आंसर क्या आ गया, 40। चलो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, इफ 264 स्टार 2 इज इक्वल टू 6। ये सवाल कह रहा है कि 264 स्टार 2 की वैल्यू 6 दे रखी है, 870 स्टार 3 की वैल्यू 11 दे रखी है, तो आपको बताना है 735 स्टार 5 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी भाई। पहले इसको बना के देखो, 264, तो 264 को एक बार आप 2 से भाग करके देखो, देखो 264 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक होगा, 3 2 यानी 132 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132। अब यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 132, इन डिजिट्स का जोड़ करके देखो, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6, यहाँ पर 6 बन गया। 11 कब बनेगा, इसको 3 से भाग करके देखो, एक 870 को, तो 870 को भाई 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी हो गया 6, 3 दिन 27 और ये 0, डिजिट्स का सम कर लो, जोड़ लो, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 प्लस 0 11। अब ऐसे ही इसको बना लो भैया आप, 735 को 5 से भाग करो, कितना आएगा, 5 एकम 5, फिर ये 5 चौके कितना हो गया, 20, 5 7 35, सभी डिजिट्स ये जो डिवाइड किया है, 735 को 5 से डिवाइड किया तो 147 आ गया।
अब इन डिजिट्स का क्या कर लो भाई, जोड़ कर लो। जैसे जोड़ करोगे 1 + 4 + 7 कितना हो गया, 7 और 4 11 और 1 12। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12। ठीक है, तो ये नंबर है जो भी दे रखा था हमने डिवाइड करके देख लिया और डिजिट्स का क्या कर लिया, यहाँ पर सम करके देख लिया। तो उसी पैटर्न में ही ये बनेगा, जैसे ये दोनों पैटर्न में बन रहे हैं उसी पैटर्न में फिर ये बन जाएगा हमारा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72। ये भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा 72, देखते हैं। देखो दो क्रॉस रोड है भाई, तो क्रॉस रोड हमारे ऐसे हैं, ये जैसे दो क्रॉस रोड हमारे ऐसे हो गए, क्रॉस कर रहे हैं आपस में। ये दो क्रॉस रोड हैं, ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर। हर एक की जो विड्थ है ना भाई 5 है, इसकी विड्थ भी 5 है और इसकी भी 5 है। ठीक है, दोनों रोड्स की जो चौड़ाई है कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, रन एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ क्या दे रखा है भाई, जो रेक्टेंगल है यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क की यहाँ पर आपको दे रखी है, ये यहाँ पर लंबाई दे रखी है 70 मीटर और जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 45 पैरेलल टू इट्स साइड्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, ये दो जो रोड हैं ये कैसे हैं, क्रॉस रोड हैं। तो आपको यहाँ पर इनका एरिया पता होना चाहिए। जब भी दो क्रॉस रोड के एरिया की बात आ जाए ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। एरिया क्रॉस रोड का आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में बनाना है, 1 मिनट में बनाना है, 1.5 मिनट में क्वेश्चन, 1 मिनट ही मिलता है एक सवाल का। ठीक है, तो आपको सवाल बिल्कुल कम टाइम में बनाना है, तो डायरेक्ट ही आपको नॉलेज होनी चाहिए क्रॉस रोड का क्या फॉर्मूला होता है। तो क्रॉस रोड का फॉर्मूला है डी इंटू में एल प्लस में बी माइनस डी, ये फॉर्मूला होगा भाई एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। डी क्या है भाई, ये विड्थ दे रखी है, ये एल कितना है 70, बी कितना है 45। ठीक है, बी कितना है भाई यहाँ पर 45 मीटर और ये जो है विड्थ दे रखी है, ये विड्थ दे रखी है कितनी है भाई, ये 5 मीटर है। ठीक है ना, ये विड्थ है यानी कि ये जो रोड्स हैं कितने चौड़े हैं, ये रोड्स कितने चौड़े हैं, दो क्रॉस रोड हैं। ये जरूरी नहीं है कि इतने ही हो, मैंने तो डायग्राम जस्ट ऐसे बनाया है कि दो क्रॉस रोड हैं ऐसे करके मान लो। ठीक है, आपस में ऐसे क्रॉस कर रहे हैं और इनकी विड्थ दे रखी है 5 मीटर है। तो ये जो डी ले लेती हूँ मैं, इनकी विड्थ कितनी है 5 मीटर। सभी वैल्यू पहले तो यहाँ पर पुट कर दो भाई, डी है 5, एल है 70, बी है हमारा ब्रेड कितना है 45 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 5। 45 में से 5 माइनस करेंगे 40, 70 + 40 कितना हो गया भाई 110। 110 गुना में 5 करेंगे तो कितना हो गया 550। तो 550 क्या आ गया, इनका एरिया ऑफ क्रॉस रोड आया है ना। क्रॉस रोड का एरिया कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर आ गया। और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं भाई, 1 मीटर स्क्वायर के रुपए लग रहे हैं 100। तो 550 मीटर के कितने लगेंगे, गुना में 550, तो क्या आंसर आ जाएगा 555000। ठीक है, 55,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। कितना खर्चा आ जाएगा भाई 55,000 रुपए इनका कंस्ट्रक्शन का यानी कि बनाने का खर्चा कितना आएगा 55,000। 55 ये हो गया, 1 0 ये 2 0 ये 55,000 55,000। तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो क्रॉस रोड का फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बस डायरेक्ट पुट करना है फॉर्मूले में और आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज, जो मानचित्र है उसका स्केल दिया है। एक मानचित्र में पैमाना कैसे दे रखा है 1:, और ये कितना है भाई 3 इंटू में कितना है, देख लो भाई कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। 3 गुना में 10 की पावर 7 लिख सकते हैं इसको। और मानचित्र में मान लो ऐसे करके कोई ये मैप है, ठीक है, और ये दो शहर है, मान लो ये ए शहर है ये बी शहर है। इन दो शहरों के बीच भाई मैप में तो 4 सेंटीमीटर, जैसे हम गूगल पे मैप चेक करते हैं,
ठीक है। और दो शहर हैं, उनके बीच में जो सेंटीमीटर की दूरी, मैप में तो सेंटीमीटर की दूरी में ही दिखाएगा, दोनों जो सिटी है शहर है उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको उनको रियल डिस्टेंस बतानी है। रियल डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही होगी, दो जो शहर है उनके बीच की दूरी। ठीक है, वास्तविक जो दूरी है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। और मानचित्र के हिसाब से कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और मैप में पैमाना दे रखा है, यानी कि स्केल दे रखा है 1:3 × 10⁻⁷। तो इसको लिख सकते हैं 1:1। ये रेशियो है ना, ये अनुपात दे रखा है 1:3 × 10⁻⁷ इसको 7 लिख सकते हैं। और ये दो शहरों के बीच की ये जो दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो भाई। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर से बना लो मीटर। ठीक है, 100 से भाग दे दिया। और फिर मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 10 की पावर हो गया 3। तो ये 10 की पावर 7 है, इधर कितना हो गया, 3 और 2 5। तो 10 की पावर 5 तो कैंसिल हो गया। कितना बच गया यहाँ पर, 1/3 × 10⁻² = 4। 4 दिए कितना हो गया भाई, 12। तो 12 × 10⁻² किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक तो तरीका है ऐसे करने का, या फिर आप ऐसे कर लो इसको, 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर का स्केल ऐसे दिया है इसने मैप के हिसाब से, दो शहरों की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो ये इसके बराबर ले लो आप, 3 × 10⁻⁷। और डिस्टेंस दो शहरों के बीच में लेनी है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर के लिए ये, और 4 सेंटीमीटर के लिए वही 4 से गुणा कर दो, ये कितना हो गया, 12 × 10⁻⁷। अब किलोमीटर में चेंज कर दो इसको, तो 10 की पावर 7 है ना, तो किलोमीटर के लिए हम ऐसे कर लेंगे, 12 × 10⁻3 तो किलोमीटर के लिए यूज कर लेंगे ये वाला। और बाकी हम क्या करेंगे, कितनी और बच गई हमारी पावर, 4 और बच गई हमारी पावर, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे 12 गुना में कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 किलोमीटर ले आएगा इसका आंसर। इसका सिंप्लीफिकेशन एक बार थोड़ा सा आप फिर चेक कीजिएगा, हमें ऐसे ही करना है इसको। ये है हमारा ये वाला रेशियो, ये 4 सेंटीमीटर है ना, हाँ जी ये 4 सेंटीमीटर था, देखो 4 सेंटीमीटर है ये। और यहाँ पर हम कर रहे हैं किलोमीटर के लिए, ये ले लिया, मीटर के लिए भी तो लेना पड़ेगा ना, तो मीटर के लिए लेना पड़ेगा, तो 2 ये हमारे मीटर के लिए हो गए। या फिर सिंपल आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करो, जैसे मैंने पहले वाला तरीका बताया ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप स्केल के अकॉर्डिंग करोगे तो 1 सेंटीमीटर के लिए ये करेंगे, 1 सेंटीमीटर के लिए ये जो स्केल दे रखा है ये 1 में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 4 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा भाई, गुणा में 4 हो जाएगा। तो ये 12 × 10⁻7 ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब किलोमीटर में बना लो भी इसको, है ना। तो किलोमीटर में बनाने के लिए क्या कर लो, अब 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए आप देख लो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे। पहले 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में बनाओ, तो मीटर में बनाओगे तो कितना होगा भाई, 1/1000, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हो गया मीटर, और मीटर से फिर किलोमीटर जाने के लिए 3 जीरो और ले आओ, तो 5 जीरो हो गई ना ये आपकी। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, 10 की पावर कितना होगा ये हमारा 5। अब ये कितने में आ गया, किलोमीटर में, तो ये 5 है और ये 7 है, तो कितना बच गया हमारा, 2 बच गया, 10 की पावर 2। तो किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और सभी ऑप्शंस किस में है, किलोमीटर में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सीधा ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो भी रेशियो दे रखा है वो ले लिया, और मैंने इक्वल टू क्या ले लिया, 4 सेंटीमीटर के बराबर। 4 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल दिया है, पहले 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
एक सेंटीमीटर मीटर में जाने के लिए 100 से भाग कर दिया, फिर मैंने किलोमीटर के लिए 3 जीरो लगा दी है और सॉल्व कर लिया है, बस इतना ही किया है। चलो भाई आगे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखो, स्कूल टीम विन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम वोन लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में 4 जीते खेल के मुकाबले इस वर्ष 6 खेल जीते। तो पहले कितने खेल जीत रहे थे भाई, तो पहले तो 6 गेम जीत रहे थे, ठीक है। अब फिर कितने हो गए, यानी कि लास्ट ईयर अगर बात करें कि पहले साल 4 गेम जीत रहे थे और फिर अब कितने का इंक्रीमेंट हो गया भाई, अब कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 6 का, है ना, 6 का, यानी कि पहले 6 जीत रहे थे। एक देखो, एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में 4 जीते खेल के मुकाबले इस वर्ष कितने खेल जीते, 6 खेल जीते हैं। तो पहले जीत रहे थे 4, अब जीत रहे हैं 6, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हुई है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, प्रतिशत में वृद्धि क्या आएगी, तो 2 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है 2 की वृद्धि, 4 पर हुई है, तो 2 अपोन में 4, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना में 100 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 50। तो 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे ही करें, गुणा में 100 कर देंगे। तो पहले कितने मैच जीत रहा था, 4, फिर बाद में 6, कितने की बढ़ोतरी हो गई भाई, 2 की। 2 की बढ़ोतरी किस पे हुई है, 4 पे हुई है ना, और गुना में 100 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है रीजनिंग का ही है, क्वेश्चन नंबर 75। ये देखिए, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज माइंड इज रिटर्न एज, माइंड को कैसे लिखा है भाई, MIND, माइंड को लिखा है इसने KGLB। नेक्स्ट आर्ग्यू को कैसे लिखा है भाई, तो इधर लिख लेते हैं भाई आर्ग्यू को, ARGUE। आर्ग्यू को कैसे लिखा है इसने भाई, YPES और C। और आपको बताना है सेम पैटर्न के अंदर डायग्राम को कैसा, डायग्राम का कोड क्या होगा, DIAGRAM। डायग्राम का कोड क्या आएगा सेम पैटर्न के अंदर, तो डायग्राम का जो कोड आएगा सेम पैटर्न के अंदर, तो हमें ये देखना है पहले इनका क्या रिलेशन है, फिर हम इसका बनाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, देखो M है, तो क्या होता है भाई, 2 माइनस किया है यहाँ पर, देखो KLM, M से K गया, यानी कि 2 पीछे चले गए, यानी कि -2 हो गया। अब I से G, तो देखो GHI, I से G गया है, यहाँ पर भी -2। आगे देखो M से L, है ना, LMNO, है ना, M से क्या हुआ है, L हुआ है, N है भाई ये, N से L, तो सभी में यानी कि देखो 2 माइनस हुआ, यानी 2 पीछे जा रहा है, सभी में 2 का माइनस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 माइनस कर दो डायग्राम के अंदर भी, ठीक है, 2 माइनस करके देख लो क्या बन रहा है यहाँ पर। तो D से 2 पहले क्या आ जाएगा भाई, तो D 4 पर आता है, तो 4 से 2 पहले B हो जाएगा हमारा, यानी कि तो ये हो गया B। I से 2 पहले क्या हो जाएगा, I से 2 पहले हमारा हो जाएगा G। A से 2 पहले क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। G से 2 पहले क्या हो जाएगा, G। HIFGEFG, तो G से 2 पहले क्या हो गया हमारा, E हो गया। R से 2 पहले क्या हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस कर दो, PQR, तो R से 2 पहले क्या हो गया हमारा P हो गया। A से
ए से दो पहले, अगेन वाई, एम से दो पहले क्या हो जाएगा हमारा के। तो ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लो, बी जी वाई, बी जी वाई, बी जी वाई इन दो ऑप्शन में है। आगे क्या कह रहा है, ई पी, ई पी, वाई और के, वाई के, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी में यही देखना है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी 2 माइनस करना है बस, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना इस सवाल में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी था ये पहले वाला तो। नंबरिंग भी हमें यहाँ पर याद रखने की खास जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 3 and 1 इन द गिवन सीरीज। ये जो सीरीज दे रखी है ना आपको, यहाँ पर बताना है कि 3 और 1 के एकदम मध्य कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर होगा। तो 3 ये रहा आपका भाई, 1 ये रहा, इनके बीच में जितने भी लेटर्स हैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में देखना है कि कौन सा लेटर होगा। तो 3 और 1 के बीच में आप नंबर गिन लो, कितने हैं ये जो लेटर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 लेटर्स हैं। तो 5 इधर से छोड़ दो भाई, 5 इधर से, यानी दोनों साइड से 5 5 छोड़ देंगे, छठे नंबर पे आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे से छठा देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है 3 के और 1 के, क्योंकि हम 5 इधर से छोड़ दिए, और अगर पीछे से गिने तो 2 ये हो गए, 3 4 और 1 5, 5 पीछे से छोड़ दी, तो बिल्कुल बीच का लेटर क्या हो गया हमारा, सी हो गया, क्योंकि बीच में टोटल 11 थे ना, तो 5 इधर से छोड़ दिए, 5 इधर से, जो बीच में क्या है हमारा, जो भी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में कौन सा होगा, सी होगा। तो इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखो, फाइंड द ओड वन, विषम चुनना है, यानी कि असंगत को ज्ञात करना है, इनमें से अलग डिफरेंट कौन सा है। देखो भाई, जनवरी दे रखा है, मई जुलाई नवंबर। देखो जनवरी के महीने में अगर बात करें, यहाँ पर दिनों की संख्या के हिसाब से इनको करना है। जनवरी में 31 दिन है। मई की बात करें भाई, मई में भी कितने दिन होते हैं हमारे, 31 ही होते हैं, यानी मई भी हमारा 31 का ही होता है। जुलाई की बात करें, जुलाई भी हमारा 31 का होता है। नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में हमारे 30 दिन होते हैं। तो यही इसका इससे डिफरेंट हो गया, इन सभी से डिफरेंट क्या होगा, नवंबर, इन तीनों में 31 दिन होते हैं, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 78 देखो, यू गो साउथ एंड देन टर्न राइट। भाई आप साउथ में गए तो डायरेक्शन बना लो भाई, आप पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बन गई डायरेक्शन। अब क्या कह रहा है, यू गो साउथ, आप साउथ में गए तो भाई साउथ में आप ऐसे चले गए, देन टर्न राइट। अब ये राइट कह रहा है ना, तो आप अपने राइट हैंड को मूव करवा लो भाई राइट साइड में, यानी क्लॉकवाइज मूव करवा लो, जैसे घड़ी चलती है ना उस हिसाब से आप चलो। अब पहले आप साउथ में गए तो यहाँ पहुंच गए, मान लो आप पहले यहाँ थे इस पॉइंट पर, अब आप किस पॉइंट पर पहुंच गए, जैसे मान लेते हैं अब राइट में चले गए, आप मुड़ लिए, देन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट, दोबारा से राइट मुड़ गए तो भाई मुड़ गए, आप यहाँ पर आ गए मान लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, यू गो साउथ, आप साउथ में गए, देन टर्न राइट, आप राइट मुड़ गए, देन अगेन टर्न राइट, राइट फिर से आपने मूव कर दिया, देन गो टू द लेफ्ट, फिर भाई आप लेफ्ट में मुड़ गए, तो लेफ्ट में मुड़ने के बाद भाई आप इस साइड मुड़ गए। तो आप कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अब आप कौन सी दिशा में हो, तो भैया आप पश्चिम दिशा में हो, वेस्ट में हो, तो आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट, ठीक है। दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ जाओ भाई, आप क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, बाएं मुड़ना है तो भाई आप उल्टे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 78 का हो गया भाई हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ये देखो सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल है हमारा। देखो 6 डिवाइड में पहले बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और बड़े ब्रैकेट में यानी कि देखो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट स्केयर, फिर ये वाला होता है हमारा, फिर ये वाला होता है, ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा बार होता है, सबसे छोटा बार। तो यहाँ पर बार तो
देखो ये सबसे बड़ा, फिर ये और ये सबसे छोटा होता है ब्रैकेट, बार जिसको कहते हैं हम, पैरेंथेसिस। तो बार तो यहाँ पर है नहीं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला रहा। ठीक है, पहले इसको सोल्व करो। मैंने यहाँ पर भाई गलती से बार लगा दी है, लेकिन मेरा लगाने का मतलब ये है कि पहले हम ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे, यानी कि क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट सबसे यही है, बार नहीं यहाँ पर है नहीं, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट हमारा ये वाला यहाँ पर है। तो 12 डिवाइड में 6 कितना हो गया भाई, 12 को 6 से भाग दो, कितना आ जाएगा 2। 2 में 6 जोड़ा तो यहाँ पर ये हो गया 8। तो यहाँ तक तो आपने सोल्व कर लिया, हो गया 8। अब मैं आगे लिख लेती हूँ, ये कितना बन गया यहाँ पर, ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया ये 2। 12 को 6 से भाग दिया 2, और 2 और 6 कितना हो गया 8। अब आगे लिखती हूँ मैं, 6 डिवाइड में बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट ये वाला, 6 प्लस में 6 डिवाइड ये वाला, और फिर आगे ये पैरेंथेसिस वाला, ये जो करली वाला है, करली ब्रैकेट यूज कर लिया मैंने, 6 प्लस में ये वाला 6, और फिर आगे क्या है, इसको तो सोल्व कर लिया, कितना हुआ ये हमारा 8 हो गया, 6 और 2 8। यहाँ लिख लो भैया आप, 6 प्लस 6 डिवाइड 8 है, डिवाइड 8, तो भाई ये हो गया आपका 8। तो ये हो गया आपका भाई 8, है ना। अब 8 को 6 से भाग दे लो, तो 8 डिवाइड में 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 4/3 हो गया। अब इसको भी लिख लो, 6 प्लस ये हो गया 4/3, कर ली, ये ब्रेसेस को बंद कीजिए, बाहर है 6 डिवाइड आपका 6 प्लस, और ये करली ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट हमारा स्क्वायर वाला बंद, और उसके बाद है 6 डिवाइड में। अब इसको सोल्व करो, 6 प्लस में 4 अपॉन में 3, तो 6 थी 18, 18 और 4 कितने हो गए भाई, 6 थी 18, 18 में 4 जोड़ा तो 18, 19 में 21, 22, 22 अपॉन में 3, 6 डिवाइड में, आगे क्या है हमारा ये वाला 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करो भाई, पहले ये वाला सोल्व करो। तो ये इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब इसको डिवाइड करने के लिए डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई में चेंज, और ये जो नंबर है ना इसको कर दो भाई रेसिप्रोकल। तो ये 3 ऊपर हो गया, 22 नीचे हो गया, कैंसिल कर दो जो हो रहा है, 2 3 6 और ये 11, 3 3 9, 9 अपोन में हो गया 11, तो 6 प्लस में 9 अपोन में 11। ठीक है, और ये इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा। अब फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे, 11 6 कितना हो गया 66, 66 में 9 जोड़ दो भाई, 66 में 9 जोड़ोगे, 9 और 6 कितना हो गया 15, यानी कि हो गया 75, 75 अपोन में 11, और बाहर है हमारा 6 डिवाइड। अब ये डिवाइड को सोल्व कर लो, तो डिवाइड को मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई में चेंज करो और नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, जो कटता है उसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, और ये काट दो 3 से इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 11 दूनी कितना हो गया 22, 22 अपोन में 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22 अपोन में 25। आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा हमारा आंसर होगा। ये आंसर आएगा भाई इसका, तो 90 अपोन में 103 आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हमसे, आप एक बार चेक कीजिए, करने ऐसे ही है, पहले इसको सोल्व कर लो, फिर से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बाकी आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये आएगा आंसर, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये डिवाइड यहाँ पर 3 4 दे रखी, इसलिए कुछ मिस्टेक हो जाती है कई बार। अब थोड़ा सा आराम से कीजिएगा इसको, देखो 6 डिवाइड में 6 प्लस में 6 डिवाइड, और ये वाला डिवाइड हो गया यहाँ पर 6 प्लस में ये,
ये 4/3 हो गया, 6×18, 18 और 4 कितने हो गए 22/3। अगेन इस डिवाइड को सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर भाई ये प्लस होगा और बाहर फिर से डिवाइड है, कुछ ऐसे मिस हुआ है, एक और डिवाइड वगैरह, तभी ये सोल्व होगा। यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, डिवाइड वगैरह मैंने लिखना भूल गई हूँ, इसलिए कुछ यहाँ पर मिस हो गया। हमारे यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि हमें एक डिवाइड करना भूल गए, एक और डिवाइड हो गया। ये होगा 6 प्लस और फिर डिवाइड एक और होगा, तो 11 6 कितना हो गया 66, 66 में 75 जोड़ दो, ये 11 और ये कितना हो गया हमारा 7 और 6 13 और 1 14, 141 डिवाइड में 11, फिर 6 डिवाइड में 141 डिवाइड बाय 11। अब इसको करते हैं, अब 6 एज इट इज डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई में चेंज और अंदर वाली टर्म को रेसिप्रोकल। अब इसको सोल्व करो, 11 दूनी 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 3 चौके 12, 3 7 21, 11 दूनी 22 अपोन में 47। चेक कीजिएगा भाई, कुछ नहीं यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देखना इसकी क्या रहेगी। मैंने बता दिया, वैसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ये वाला करना, आप फिर बड़े वाले ब्रैकेट को करना है, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट तो ये लास्ट में ओपन करना है, अंदर वाले को स्टेप बाय स्टेप करते चलेगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी टाइम इस पर यूज कर दिया है हमने। आंसर मैंने बता दिया, ये आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हमारा, रीजनिंग का। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का अगली संख्या क्या आएगी। तो अगली संख्या देखो DEF, फिर आगे क्या है DEF, जी छोड़ दिया है इसने, है ना, एक प्लस हो गई, यानी DEF, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं ये आपके, ठीक है। ये 4 5 6 7 छोड़ दिया, यानी 7वें नंबर पे जी आता है, जी को छोड़ दिया इसने, ठीक है। फिर HIJ, के को छोड़ दिया इसने, जे 10 पे आता है, के को छोड़ दिया इसने, MNO, ठीक है। तो फिर आगे पी को छोड़ के जो भी आएगा वो हमारे सीरीज बन जाएगी, पी के बाद पी को छोड़ दो QRS। एक मिनट में अभी बताती हूँ, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा एक छोड़ना है, फिर 2 छोड़ना है, फिर 3 छोड़ना है, ऐसे है ये। देखो DEF, फिर इसने कितना छोड़ दिया DEF के बाद, देखो ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7वें नंबर पे छोड़ दिया इसने, यानी किसको छोड़ दिया है, जी को छोड़ दिया है, FG को छोड़ दिया, फिर HIJ, फिर KL को छोड़ दिया यहाँ पर, यानी कि एक लेटर को छोड़ दिया, यहाँ पर 2 लेटर्स को छोड़ दिया है KL। फिर क्या हो गया MNO, यानी पहले एक लेटर को छोड़ दिया, फिर 2 को, फिर 3 लेटर्स को छोड़ने के बाद सीरीज बना लो MNO, फिर क्या करेंगे PQR, 3 लेटर्स को छोड़ने के बाद क्या बनेगा सीरीज हमारी, PQR को छोड़ने के बाद STU, ये हमारा आंसर आ जाएगा STU, ये आंसर आ जाएगा हमारा। यानी लेटर्स को क्या किया है यहाँ पर, एक को मिस किया गया है, यहाँ पर एक लेटर छोड़ दिया, यहाँ पर इनके बीच में 2 का गैप है, तो आगे कितने का गैप होगा, 3 का गैप हो जाएगा, तो 3 का गैप होने के बाद क्या आ जाएगा STU, तो 80 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, क्वेश्चन नंबर 81 भैया हरियाणा जीके वाला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। देखो 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवारों के लिए व्यय की गई, यानी खर्च की गई अधिकतम सीमा कितनी थी। तो 2019 के हिसाब से पूछ रहा है ये,
क्योंकि ये 20 वाला क्वेश्चन पेपर है तो लास्ट ईयर का डाटा ही यानी कि हरियाणा जीके में थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है हमारे पास, आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर रहेगा इसका। बाकी ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है नहीं हमारा, पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपसे तो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 82, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम जो संख्या है वो 90 हो गई। यानी कि हरियाणा विधानसभा की जो कुल सीटें हैं कितनी है, 90 है। तो 90 है ना, वो कौन से साल में की गई, तो 1977 में की गई भाई। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1977 के अंदर विधानसभा की कुल सीट कितनी की गई भाई, 90 की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 83 हरियाणा जीके का है। देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटी जो वन्य जीव अभ्यारण है कौन सा है हरियाणा के अंदर। तो आंसर रहेगा भाई छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण, हरियाणा का सबसे छोटा यानी कि एरिया वाइज सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण कौन सा है भाई आपका, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण। कहाँ पर है भाई ये भी याद होना चाहिए आपको, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये तीनों कहाँ पर हैं ये बता देते हैं, ये दोनों भाई हैं पंचकुला के अंदर। ठीक है, ये दोनों कहाँ है भाई, पंचकुला के अंदर। ये कहाँ पर है भाई, झज्जर के अंदर। टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भाई, टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है भाई, सबसे बड़ा है सिरसा के अंदर। ठीक है, नाम क्या है भाई उसका, अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है भाई उसका, अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है भाई, सिरसा के अंदर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हरियाणा का जिला भी कौन सा है भाई, सिरसा। ठीक है, उस सबसे बड़े जिले के अंदर ही सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है, सिरसा के अंदर। छोटे की बात कर लें, छोटा कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, छोटा जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। नाम क्या है, छिलछिला। और ये दोनों बता दिए मैंने, ये कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। खपरवास कहाँ पर है भाई, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भाई, 8 हैं। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो सोनिया लाटर ये जो प्लेयर है ये किस खेल से यानी बिलोंग करती है, किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है भाई, क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई हमारे पास, कुश्ती की प्लेयर है ये, बॉक्सिंग की प्लेयर है, सॉरी। ठीक है, बॉक्सिंग की प्लेयर है हमारी सोनिया लाठर। ठीक है, सोनिया लाठर किसकी प्लेयर है भाई, बॉक्सिंग की प्लेयर है। आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग की प्लेयर है। बाकी आपसे पूछा और भी प्लेयर का पूछा जा सकता है। ठीक है, मनु भाकर का पूछा जा सकता है आपसे, हरविंदर का पूछा जा सकता है, तीन राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मनु भाकर, उसका भी पूछा जा सकता, किसी भी प्लेयर का खेल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, जैसे नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो है, डिस्क थ्रो है। ठीक है, तो आप किसी प्लेयर का यहाँ पर खेल पूछ सकता है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंध रखता है। ठीक है, याद रख, करंट अफेयर से अपडेट रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखो भाई, इसमें आपको करेक्टली मैच कौन सा नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर है वो गलत है। तो देखो, सूरजकुंड झील कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो यही इसका गलत है। सूरजकुंड झील कहाँ पर है, ये तीनों तो सही है। बड़खल झील फरीदाबाद बिल्कुल सही है। तेलियार झील रोहतक बिल्कुल सही है। दमदमा झील गुरुग्राम बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी झील भी यही है हमारी, दमदमा झील बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, 3000 एकड़ की जगह में फैली हुई है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तेलियार झील रोहतक के अंदर है। बड़खल झील फरीदाबाद बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, सूरजकुंड झील, ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं है भाई, ये फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर दीजिएगा कि सूरजकुंड झील कहाँ पर है, किसने इसका निर्माण करवाया है। तो वैसे मैं बता देती हूँ, बट आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सै से सूरज और सै से राजा सूरजमल, राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था सूरजकुंड झील का। ठीक है, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं है, तो यही इसका आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 86 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछ रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां है वो हरियाणा के किस जिले से, किस शहर से संबंध रखते हैं? फ्रीडम फाइटर नवाब अली अहमद खान। तो जब नवाबों की बात आ जाए ना तो आपको गुड़गांव जिला करना है, गुरुग्राम के अंदर है भाई आपका फर्रुख नगर, तो आंसर हो जाएगा फर्रुख नगर। गुड़गांव के यानी गुरुग्राम के फर्रुख नगर तहसील से बिलोंग करते हैं नवाब अहमद अली खां। पटौदी जो फर्रुख नगर है, पटौदी जो साइड है जो हमारी, ठीक है, नवाबों की बोली जाती है, नवाबों का शहर बोला जाता है, तो वहां से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। वल्लभगढ़ है ये फरीदाबाद से हो गया ये हमारा। झज्जर से नेतृत्व किसने किया भाई? तो झज्जर से नेतृत्व किसने किया ये भी याद रख लेना, अब्दुल रहमान खान ने झज्जर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के अंदर, ठीक है। तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखो भाई, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता यानी शेयर नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद एनी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आंसर आएगा चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी है ना, ये दो ऐसे जिले हरियाणा के जो किसी भी स्टेट के साथ यानी कि बाउंड्री शेयर नहीं करते, ठीक है। आंसर हो जाएगा चरखी दादरी। बाकी ये जो है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, ये बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये हमारा है ये बाउंड्री शेयर नहीं करता। रोहतक और चरखी दादरी है दो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के जो किसी भी स्टेट के साथ, इंडिया के किसी भी स्टेट के साथ यानी कि बाउंड्री शेयर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 3 क्वेश्चन बच गए हैं, वो भी फटाफट से कर लेते हैं, फिर ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। हरियाणा के क्वेश्चन नंबर 88 देखो, हरियाणा के हु इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा? हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है? तो भाई कौन है, तो इसका आंसर रहेगा भाई पी राघवेंद्र राव। पी राघवेंद्र राव भाई हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 सॉरी इसको अपडेट नवगठित पूछा है ना, यहाँ पर नवगठित राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव पूछा है भाई, पी राघवेंद्र राव नहीं आएगा भाई, इसका आंसर आएगा आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर भाई ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका करेक्ट आंसर भाई, थोड़ा ठीक कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर 4। बाकी करंट अफेयर क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे, जैसे सूचना आयोग के अधिकारी कौन है, सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो आप इस टाइप क्वेश्चन को भाई जरूर करके करिएगा, यहाँ से पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर 4, 88 का हो गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मनोहर ज्योति योजना है ना किससे संबंधित है? मनोहर ज्योति स्कीम इज रिलेटेड टू, तो मनोहर ज्योति, तो देखो भाई ज्योति है यानी कि आंखों से रिलेट हो जाएगी हमारी, है ना, तो ये आंखों से रिलेट हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं रोशनी से रिलेट रहेगी हमारी। तो आंसर देखो भाई बिजली वाला और सौर ऊर्जा वाला कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 है देखो, प्रोवाइडिंग ए स्मॉल सोलर सिस्टम टू नीडी हाउस होल्ड, जो जरूरतमंद घरों को एक लघु और सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से ये मनोहर ज्योति योजना है ये संबंधित है, ठीक है। ये सोलर ऊर्जा से संबंधित है ना कि रोशनी, मतलब वो वाले आंखों से रिलेट नहीं है, ये हमारी सोलर सिस्टम से, ये हमारी ये सोलर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से ये हमारी रिलेट है, ये मनोहर ज्योति स्कीम है योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया है? तो खेल में भाई गुरु वशिष्ठ को दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है हमारा। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है भाई ये किसको दिया जाता है, किस प्रशिक्षक को यानी कोच को दिया जाता है भाई, ऐसे ध्यान रखें कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 2020 में किसको दिया गया है भाई? कृष्ण कुमार हुड्डा को दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। बाकी आप 2024 का जरूर याद रखिएगा, 2024 के अंदर या 2025 के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया है, तो मैं बता देती हूँ द्रोणाचार्य अवार्ड है किसको दिया गया है, मनु भाकर को दिया गया है। आप एक बार इसको अपडेट कीजिएगा, मनु भाकर को कौन सा अवार्ड मिला है, बस अपडेट कीजिएगा।
जो राजीव गांधी रत्न अवार्ड है सबसे मेजर, सॉरी एक मिनट में लिखवा देती हूँ भाई, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ना, ये मिला है मनु भाकर को। मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है, जिसको पहले राजीव गांधी अवार्ड बोलते थे ना, राजीव गांधी, जिसको पहले राजीव गांधी अवार्ड बोलते थे, और ये सबसे बड़ा अवार्ड के नाम से जाना जाता था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और ये मिला है भाई मनु भाकर को। ठीक है, ये मनु भाकर को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किसको मिला है भाई? 2025 के अंदर बात करें, 2024 में गेम हुए थे, ठीक है, वैसे मिला है ये 2025 के अंदर, मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के लगभग मिला है मनु भाकर को। कौन सा अवार्ड मिला है भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक ही प्लेयर को मिला है, किसको? मनु भाकर को। कहाँ से बिलोंग करती है ये? झज्जर जिले से बिलोंग करती है। और कोच को दिया जाता है भाई द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 2020 के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप इसका याद रखिएगा कि मनु भाकर को कौन सा अवार्ड मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। ये बेस्ट सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है ना, उसको दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य जो अवार्ड है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, ये भाई कोच को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बता दिया है, क्लियर कर दिया है भाई। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है, पुरस्कार है, कोच को दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। और ये किसको मिला है भाई? मनु भाकर को मिला है। क्यों मिला है भाई इनको, मनु भाकर को? क्योंकि इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, हरियाणा की तरफ से 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला का नाम है मनु भाकर, क्योंकि इन्होंने भाई 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, 2 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने टीम इवेंट में। ठीक है, मिक्स टीम इवेंट में, और एक इन्होंने इंडिविजुअल खुद अपने नाम किया है। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला का नाम है हरियाणा का मनु भाकर। कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर जिलों से बिलोंग करती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।